हेलो डियर स्टूडेंट, एग्ज़ाम को सिर्फ 5 डेज़ बचे हुए हैं तो आपकी प्रिपरेशन आई होप अच्छी चल रही होगी। करंट अफेयर की जो एमसीक्यू क्वेश्चंस थे वो आपको पसंद आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी मैं बात करने जा रही हूँ जनरल साइंस का। मैं प्रैक्टिस सेट सी लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट ए और बी को अपलोड कर दिया है, और अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप देखोगे कि जो प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू का था 1 2 3 4 5 इस तरीके से सीरीज़ वाइज अपलोड किया है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लेते हो तो प्लीज़ 1 2 3 4 5 को भी ज़रूर रिवाइज करके जाना। सिर्फ थ्योरी रिवाइज करने से कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो भी थ्योरी पढ़ ली है वो आप उसको मतलब उसको आप लॉजिकली लगा पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर की नहीं। तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अच्छी तैयारी तभी मानी जाएगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन, अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाओगे। एटलीस्ट 500 क्वेश्चन करके जाओ तो जो आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही होगी वो एटलीस्ट आपकी अभी हो जाएगी, तो एग्जाम में आप वो गलतियां नहीं करोगे। एंड ट्रस्ट मी, क्वेश्चन रिपीटेड ही आएंगे। इन्हीं में से आपको क्वेश्चन दिख जाएगा जो 3 सितंबर को आपने एग्जाम दिया था। नहीं, अगर आपको विश्वास है कमेंट सेक्शन में एक बार चले जाओ। स्टूडेंट्स ने बोला है कि 3 सितंबर में डायरेक्ट आपके एमसीक्यू से क्वेश्चन आ गए थे। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। प्रैक्टिस सेट सी शुरू करते हैं, इसके पहले की भी प्रैक्टिस सेट जरूर देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन में होता है कि हीमोग्लोबिन इज प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है। तो जो हीमोग्लोबिन है जो आपका ब्लड सेल्स में पाया जाता है, आरसीबी में पाया जाता है, तो वो आपका होता है प्रोटीन। याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन क्या है आपका, तो वो है आपका प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन ब्लड इज, जो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है। तो पीएच वैल्यू आपको पता है कि ये आपका पीएच वैल्यू एक स्केल होता है जो आपका बताता है कि एसिडिक भी हो सकता है और आपका और बेसिक भी हो सकता है कोई भी सब्सटेंस। तो जो 7 होता है, याद रखना 7 एक न्यूट्रल नंबर होता है। 7 से ज़्यादा अगर आप बढ़ते जाओगे, 8 9 10 पर जाओगे, तो यहाँ पर आपका बेस शुरू हो जाता है। और 7 से कम 6 5 4 3 2 1 पे जाओगे तो ये आपका एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, अगर आप जितना कम 3 2 1 0 इधर जाओगे तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और 6 की बात करेंगे तो ये आपका वीक एसिड होगा। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी होगा कि इधर आप जितना जाते जाओगे आगे तो वो आपका हार्ड एसिड हो जाएगा। लाइक सोप की बात करते हैं तो सोप की वैल्यू होती है 12, सोप में जो पीएच की वैल्यू होगी 12। यहाँ पे पूछा है ह्यूमन ब्लड की वैल्यू, जो ह्यूमन वैल्यू में कितनी होती है, तो वो होती है अप्रॉक्सीमेटली आपकी 7.4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी। विटामिन ए बी सी डी, तो कौन सा विटामिन है जो आपकी बॉडी में रेपिडली मैन्युफैक्चर होता है, तो वो होता है विटामिन डी। अगर आउटसोर्स की बात करते हैं, बाहर से देखा जाए, तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी कम हो जाता है आजकल, आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों में विटामिन डी, बच्चों में विटामिन डी बहुत कम पाया जा रहा है। तो सनलाइट में ज़रूर सुबह शाम आप जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है 6 7 बजे की, उसमें ज़रूर आपको एक्सपोजर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्किप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज, तो एक वेलोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं स्किप वेलोसिटी, आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी। अर्थ के अराउंड जो भी होते हैं आपके ऑर्बिट चक्कर लगा रहे होते हैं, वो स्किप वेलोसिटी का मतलब होता है वो वेलोसिटी। उस वेलोसिटी से ज़्यादा अगर आपकी वेलोसिटी हो जाएगी तो आपका जो सैटेलाइट है वो क्या होगा, आपके अर्थ के से सर्कल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वो वेलोसिटी एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक होता है स्किप वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसमें आपके अर्थ के अराउंड कोई भी ऑर्बिट चक्कर लगा रहता है सैटेलाइट। स्किप वेलोसिटी है कि उतनी वेलोसिटी होती ही वो आपके जो सर्कल है जो आपका अर्थ के बाहर और आउटर मोस्ट सेल है उससे वो बाहर निकल जाएगा। तो स्किप वेलोसिटी अर्थ की है आपकी बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, वाटर मिक्सचर्स में, तो डिसेंटेशन, एवेपोरेशन, सबमिलेशन, डिस्टिलेशन। तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मेथड से आपका जो होता है बेसिकली आप वाटर को अल्कोहल को वाटर को अलग कर सकते हैं अल्कोहल से। बाकी 3 मेथड्स की क्या यूज़ हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, सबमिलेशन और एवेपोरेशन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं मैंने मेरे फिजिक्स की जो आपको नोट्स मैंने दिए हैं उसके 3rd या 4th नंबर के पेज पे आपको मिल जाएगा। एनेमोमीटर विंड स्पीड को मेजर करता है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, टैकोमीटर जो है प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है, प्रेशर डिफरेंस को
पायरोमीटर जो आपका होता है टेम्परेचर को मेज़र करता है, तो जो टैकोमीटर होता है वो आपका जो होता है कि प्रेशर डिफरेंस को नहीं मेज़र करता, ये आपका डिस्टेंस को मेज़र करता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। द नंबर ऑफ चैम्बर इन अ ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट में बेसिकली आपके 4 चैम्बर होते हैं। लेफ्ट आरटीएम, राइट आरटीएम, इसके बाद से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर आता है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। डायग्राम मैंने बनाया हुआ है मेरे बायो की नोट्स में, आप उसको देख लेना। तो टोटल अगर हम बात करते हैं आपके 4 चैम्बर होते हैं। सेल का बहुत स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि सेल टॉपिक मैंने अपने नोट्स में नहीं ऐड किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, इसको बाद में पढ़ाया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। तो सेल जो टॉपिक का नोट्स है वो आपको इस वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, तो इस टॉपिक को जरूर करके जाना। एथलीट फूट इज अ डिसीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, नेमटोड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो एथलीट फूट होता है वो आपका फंगस की वजह से होता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिसीज़ क्या है, फंगस की वजह से होने वाली डिसीज़ क्या है, और प्रोटोजोआ की होने वाली डिसीज़ क्या है। जैसे मलेरिया आप किसके थ्रू होता है, फंगस, प्रोटोजोआ। तो ये क्वेश्चन एक आना पक्का है, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मैंने अपने नोट्स में पूरा शामिल किया हुआ है, आप जरूर देख लेना। जिन स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, मतलब जिन स्टूडेंट्स को नोट्स परचेज करने में दिक्कत हो रही है, वो स्लाइड पॉज करके नोट्स बना सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सन कि आप नोट्स परचेज ही करो। इन आई डोनेशन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द डोनर आई इज यूटिलाइज्ड? आइरिस, रेटिना, लेंस, कॉर्निया। तो कौन सा पार्ट यूटिलाइज होता है डोनर आइज में जब होता है? तो होता है कॉर्निया। आप देखते हो ऐश्वर्या राय ने अपनी आइज डोनेट किया है, करने को बोला है मरने के बाद। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी बॉडी पार्ट्स को डोनेट करना प्रेफर करते हैं। तो आइज डोनेशन में क्या डोनेट किया जाता है? तो कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज ग्लूकोज, मैल्टोज, फ्रक्टोज, सक्रोज। तो आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, ठीक है। जो हनी का मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है आपका फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन स्टीम, वाटर, एयर, आयरन, ठीक है। तो आप इस चीज़ में ये ध्यान रखना कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर होता है आपका लिक्विड में, और फिर होता है आपका गैस में। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस में देखोगे तो सॉलिड क्या है? आयरन। आयरन यानी आपका सॉलिड है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वाटर में, और उसके बाद आपका आ जाएगा स्टीम या एयर, क्योंकि वो स्टीम के फॉर्म में है। तो आप सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो आप सॉलिड में याद रखोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वैक्यूम जो है, वैक्यूम में आपका जो साउंड है वो आपका ट्रैवल नहीं करता है। तो वेलोसिटी की बात करते हैं, जो मतलब स्पीड की बात करते हैं, तो आपका साउंड जो है डजंट प्रोपोगेट इन अ वैक्यूम। तो ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ईयर? तो ह्यूमन ईयर की बात करते हैं, 4, 5, 6, 9। तो टोटल आपकी 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं आपकी ह्यूमन ईयर में। और ये एक तरीके से देखा जाए, एक ईयर में 3 होती हैं और दूसरे ईयर में 3 होती हैं। ये होती हैं आपकी मैलियस, इंकियस, और आपका होता है स्टेपस, ठीक है। तो एक ईयर में 3, एक ईयर में 3, टोटल आपकी ह्यूमन बॉडी में जो होती हैं टोटल क्या नाम है, 6 बोन्स होती हैं एक, ठीक है। 3 एक में, 3 एक में। नेक्स्ट बात करते हैं। अ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नन ऑफ द अबव। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है, तो उस वजह से जो आपकी सैटेलाइट है वो आपकी मूव कर रही होती है। आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स। The time period of the pendulum is depends on its length, depend on its mass, depends on the time, depends on the temperature। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मास कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, टाइम कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर नहीं आ रहा है। तो बचा किस पे? लेंथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में ऐसा हो सकता है कि आपको जैसे होता नहीं, आपको फॉर्मूला हो जाएगा T1/T2/√L1/L2, यानी एक लेंथ दे रखी होगी तो दूसरी लेंथ पूछेगी, और बाकी दोनों टाइम पीरियड दे रखा होगा। तो इस फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल आने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल बी। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। जैसे आप देखते हो ना, आयरन का कोई भी आप सामान बाहर छोड़ दो
हथौड़ी या कुल्हाड़ी या खुरपी जो होता है गार्डनिंग के लिए, उनको अगर आप बाहर छोड़ दो तो थोड़ा सा मॉइस्चर और एयर की वजह से उनमें जंग लग जाती है। तो इन केस ऑफ रस्टिंग तो आयरन का वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, अनसर्टन है, नहीं इंक्रीज करेगा। जब उसमें रस्टिंग होने लगती है तो वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और रस्टिंग की वजह से ही जो आयरन रिएक्ट विद द वाटर एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म अ हाइड्रेटेड आयरन, और इसकी वजह से जो वेट होता है वो हमारा इंक्रीज करता है। मेबोमियन ग्लैंड इज रिलेटेड टू ईयर, नोज, स्किन, आई। तो आपका जो मेबोमियन जो ग्लैंड है वो आपका आई से है, रिलेटेड है, आपका जो लोकेटेड होता है कॉर्नर ऑफ द आई में लोकेटेड होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The weight of our body is mostly made up of bones, parts of body, from water, parts of skin। तो जो हमारी बॉडी का मैक्सिमम वेट होता है वो आपका वाटर से होता है। Which one of the following organ is affected by malaria? हार्ट, लंग्स, किडनी, स्प्लिन। तो मलेरिया में जो आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो आपका स्प्लिन करता है। इस क्वेश्चन में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ऑप्शन है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल रेन। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिल्वर ब्रोमाइड, एमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, ऑल ऑफ द अबव। आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर आयोडाइड, AgI, ठीक है। ये आपका आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज़ होता है। अभी देखो जब आपका दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी हम बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि आर्टिफिशियल रेन ही कराएंगे। Which one of the following gas is known as a noble gas? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीलियम गैस को हम कहते हैं एज अ नोबल गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एलिसा इज परफॉर्म टू टेस्ट डायबिटीज, टीबी, एड्स, टाइफॉइड। तो एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्टोमेट एसे। ये टेस्ट जो होता है बेसिकली ब्लड टेस्ट होता है, ये आपका एड्स को टेस्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। अ मैन हु डजंट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम बुलिमिया, डायबिटीज, एनोरेक्सिया और आपका हाइपर एसिडिटी। तो डायबिटीज़ में आपको पता है कि मीठा खाना, मतलब क्रेविंग मीठे की बहुत ज़्यादा होती है, बट मीठे को कंट्रोल करना होता है। एनोरेक्सिया में क्या होता है कि मतलब इंसान को भूख लग रही होती है, भूख की फीलिंग होती है, बट उसको डर रहता है कि अगर हम खाना ज़्यादा खा लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। तो पर्सन स्टार्व्स हिमसेल्फ फॉर फियर ऑफ गेनिंग वेट। हाइपर एसिडिटी का मतलब है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन रही होती है। तो फिर आपका एक ही ऑप्शन बचा है बुलिमिया। इसमें क्या होता है कि इंसान खाते जाता है बट उसको पता ही नहीं होता है कि मेरा पेट भर चुका है, मुझे नहीं खाना है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। Which of the following device is used for converting AC alternating current to DC current? अल्टरनेटिंग करंट आपकी ऐसे होती है और DC करंट होती है आपकी इस तरीके से, ठीक है। DC करंट आपका डायरेक्ट करंट होती है, अल्टरनेटिंग करंट को तो आपको पता ही है अल्टरनेटिंग कहते हैं। डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर। तो डायनेमो जो होता है ये आपका क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज करता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था 3 सितंबर में, तो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि डायनेमो क्या करता है। फिलहाल ट्रांसफार्मर जो है वो आपका चेंज करता है, जैसे 220 वोल्ट की AC है उसको 12 वोल्ट के AC में चेंज कर देता है। डायनेमो आपका, चलो मैं बता देती हूँ, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर क्या होता है, जो भी आपकी AC सिग्नल्स होती हैं उसको क्या करता है, DC सिग्नल्स में चेंज कर देता है, DC करंट में चेंज कर देता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फिजिक्स का इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टिफायर का काम है। तो बाकी सारे काम भी आप जरूर ध्यान रखना कि डायनेमो से पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर से पूछा जा सकता है, इसके काम पूछे जा सकते हैं। ऑक्टेन नंबर इज यूज्ड फॉर measuring the quality of edible oil, petrol, kerosene oil, perfumed oil. Answer will be the petrol, ठीक है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इंपॉर्टेंट है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये शायद मेरी फिजिक्स का जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है वहाँ पे मैंने कास्टिक सोडा को रॉन्ग मतलब नोट्स में कहीं मिसप्रिंट है। कास्टिक सोडा जो होता है वो आपका NaOH होता है। इंपॉर्टेंट है नाम, सारे नाम इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, इसके अलावा क्वेश्चन बनने की कहीं पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कास्टिक सोडा होता है जो वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा जो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम बाई NaHCO3, दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो सारे नाम याद रखना। बेकिंग सोडा का जब भी मैं बात करूंगी, बेकिंग सोडा को केक वगैरह को बनाने में,
मतलब फर्मेंटेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि आपका स्पॉन्जी केक बने, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को डालते हैं। कास्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द इट्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। तो स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग फिनोमिना होता है, सारे फिनोमिना देख लो। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी लाइट इधर से आ रही है तो इसी में रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसी मीडियम में। सपोज ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर हमारी लाइट है, एक सेकेंड, पेन का कलर चेंज करने को ऑप्शन नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो अगर आपका नेक्स्ट, अगर आपको दूसरे मीडियम में चली जाती है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी छोटे से होल से मतलब लाइट आपकी डायफ्रैक्ट कर जाती है। स्कैटर्ड का मतलब होता है जैसे प्रिज्म में आप देखते हो ना, प्रिज्म से लाइट पास करते हो तो वो अपनी 7 लेयर्स में आपकी स्कैटर्ड हो जाती है। तो आपकी जो स्काई है ब्लू होता है वो आपकी स्कैटरिंग की वजह से होता है। तो सारे फिनोमिना के मतलब आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस फिनोमिना, क्वेश्चन से क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको मैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस में होता है, जो आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट पे ही परफॉर्म करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, कैफीन, पेपरीन, निकोटीन, सैकरीन। तो आपका सैकरीन जो है वो आपका एक आर्टिफिशियल प्लांट है, ना कि आपका एक नेचुरल प्लांट है। आर्टिफिशियल स्वीटनर कह सकते हो आप उसको। Arthritis is caused by the disposition of which of the following in the joint of our body? यूरिया, यूरिक एसिड, एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल। तो जो आपका यूरिक एसिड होता है इसके आपके डिस्पोजिशन की वजह से आपका अर्थराइटिस होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट बात करते हैं द केमिकल नेम ऑफ लाइम स्टोन। देखो मैं बोल रही हूँ आपसे कास्टिक सोडा, लाइम सोडा, लाइम स्टोन, ये सारे नाम आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा। तो लाइम जो स्टोन है इसका केमिकल नाम जो है वो होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ ज़रूर याद से देख कर जाना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था 3 सितंबर के शायद एग्जाम में पूछा गया था, 100% पूछा गया था। और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ही। देखो 2 चीज़ें होती हैं आपकी, होती हैं, एक होती है ब्रास, एक होती है ब्रोंज। ठीक है, ब्रास जो होता है, अब देखो इसको मैं याद करने का तरीका बता दे रही हूँ, थोड़ी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख लेती हूँ डियर स्टूडेंट, एक सेकेंड। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर बता दे रही हूँ। देखो ब्रास और ब्रोंज 2 होता है, कॉपर तो दोनों में है यहाँ पर Z आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर Z है तो ब्रास में डालोगे Z और यहाँ पे डालोगे टिन। ठीक है, 2 कंपोनेंट है जिंक और टिन, इसी से बनता है ब्रास और ब्रोंज। तो ब्रास किसका कॉम्बिनेशन है, कॉपर और जिंक का, और ब्रोंज किसका कॉम्बिनेशन है, कॉपर और टिन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा ही जाता है एग्जाम में। कॉपर सिल्वर, कॉपर जिंक, कॉपर लेड, कॉपर टिन। अब कॉपर और जिंक तो ये आपका क्या बन जा रहा है, ये आपका ब्रास बन जाएगा, और यहाँ पर आप टिक करोगे कॉपर एंड टिन। हमसे पूछा जा रहा है ब्रॉन्ज का, तो ब्रॉन्ज का हो गया कॉपर और टिन। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल। इंपॉर्टेंट 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 टिल द इन्फिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल्स, ए बी सी सी डी ए के। तो आंसर हो जाएगा आपका बी और सी। याद रखना बी और सी छोड़कर, यानी ए डी ई के, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे हैं आपके फैट सॉल्युबल। ठीक है, और ये बी सी से ही याद रख लो, जो भी आपको सही रहता है, ये आपके होते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपका फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। तो आंसर याद रखना है इस चीज़ का। एज ऑफ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स हाइट, ग्रेथ, ग्रोथ रिंग, जनरल अपीयरेंस। तो जो आपका ट्री की एज होती है वो आपकी इसकी ग्रोथ रिंग की से डिसाइड होती है। डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बाय ब्यूट्रोमीटर, क्या कहाँ गया, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से तो आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर लेते हैं। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, हर MCQ क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। लैक्टोमीटर जो होता है ये आपका मिल्क की डेंसिटी को मेजर करने के लिए काम आता है। बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। नेक्स्ट देखते हैं,
In automobiles, the hydraulic brake is work on Pascal law, Archimedes principle, Newton law of motion, Bernoulli's principle. तो हाइड्रोलिक ब्रेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो आपका पास्कल लॉ पर काम करता है। पास्कल लॉ कहता है कि वेन एवर द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द फ्लूइड इट ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। उसके अलावा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आपको पता है कि अगर पानी में आप कुछ भी डालते हो तो सेम उस टाइप का वेट को वो साइड कर देता है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पता ही है, आपके 3 प्रिंसिपल होते हैं, F इक्वल टू एम ए, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि जो आपकी एनर्जी का कंजर्वेशन है बेसिकली, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल जो एनर्जी होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो आप सारे प्रिंसिपल जरूर देख लेना। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा पास्कल लॉ, यानी वेन एवर द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ फ्लूइड इट ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। मेन कॉम्पोनेंट ऑफ एलपीजी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था शायद। मीथेन, एथेन, हेक्सेन, मीथेन, पेंटेन, हेक्सेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताओगे। ठीक है, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया डियर स्टूडेंट, बहुत बार। अगर आप मेरे पुराने एमसीक्यू देख रहे होगे तो आप मुझे जरूर बताओगे इसका आंसर, तुरंत आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी कॉजेज डायबिटीज? इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, ग्लाइसिन। तो आंसर हो जाएगा इंसुलिन। देखते हो जिनको भी आपका डायबिटीज हुआ रहता है उनको हम इंसुलिन की इंजेक्शन अलग से देते हैं। तो लैक ऑफ द इंसुलिन कॉजेज द डायबिटीज। इंसुलिन हमारे बॉडी में बनना बंद हो जाता है। नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इन अडल्ट मेल 6.5, 5.0, 7.0, 3.0। आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 4.2 से 5.4 के बीच की रेंज होती है जबकि अडल्ट मेल की आरसीबी काउंट की होती है। गर्ल्स की थोड़ी और कम होती है। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? 131 लीटर, 159, 179, 201। आंसर विल बी द 159 लीटर। डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं। Human can't digest grass like cows because of the presence of chlorophyll in the grass, pesticide in the grass, proteins in the grass, cellulose in the grass। ऑप्शन तीनों नहीं मैच कर रहे थे इसलिए डायरेक्ट थी। तो सेलुलोज जो होता है वो सेलुलेज जो ग्रास में पाया जाता है, इसकी वजह से जो ह्यूमन है वो ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव फॉर गेटिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? अल्ट्रासाउंड स्कैनर, एमआरआई स्कैनर, एक्सरे मशीन, सिटी स्कैनर। ये ऑप्शन हो जाएगा अल्ट्रासाउंड स्कैनर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ द साउंड? ऑस्किलेशन, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी। आंसर विल बी एम्पलीट्यूड। अगर लाउडनेस और सॉफ्टनेस की बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, पिच की बात करते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू फोटोकेमिकल स्मोक? हाइड्रो परऑक्साइड, परऑक्सीनाइट्रेट, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड। तो जो फोटोकेमिकल स्मोक में जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ओजोन का है। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कमेंट सेक्शन में कि मैम ओजोन को तो आप बताते हो कि ओजोन जो होता है वो तो हमारा यूवी रेस को आने से प्रोटेक्ट करता है, फिर ओजोन हमारा पॉल्यूटेंट के लिए कैसे काम कर सकता है? तो देखो, 2 ओजोन है। एक ओजोन होता है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, जो हजार्डियस है, जो हमारे लिए नुकसान के लिए है, मतलब जो हमें नुकसान देता है। जो ओजोन गैस होती है जो हमारी ग्राउंड लेवल पे होती है वो हमारी, उसको आप हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर में लोगे। एक ओजोन लेयर होती है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था रिसेंट की वीडियो में मैंने डाला। स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है वो हमारी अच्छी लेयर होती है, वो हमारी ओजोन, वो वर्ड गुड वर्ड है बिकॉज वो क्या करता है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आ रही होती है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वो कौन सा? जो आपका स्काई में स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर होता है और जो ग्राउंड लेवल पर होता है। अब पॉल्यूटेंट की बात कर रहे हैं तो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा हजार्डस होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन इनसाइड द रेड ब्लड सेल, ठीक है, दैट कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन। ऑक्सीजन को वो कैरी करता है।
Which among the following disease is very rare in women as compared to its occurrence in man? मायोपिया, किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर, कलर ब्लाइंडनेस। तो आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। मायोपिया अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोपिया में क्या होता है, याद करो तो आपका आपका पहले बन जाता है, आपकी रेटिना पे न बनने की बजाय जो भी इमेज होती है वो आपकी पहले बन जाती है। तो हम यहाँ पर एक लेंस लगाते हैं जिससे कि आपकी इमेज आपकी रेटिना पे बने। ठीक है, मायोपिया और हाइपोर जो वर्ड था वो सब याद रखिएगा। किडनी स्टोन, ब्रेन ट्यूमर आपको पता ही है। आंसर यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑप्शंस भी एक्सप्लेन करती चल रही हूँ। किसी स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में डाला था कि मैम ऑप्शन एक्सप्लेन किया कीजिए आप। बिल्कुल, तो जितने के एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है मैं करती चल रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फाउंड इन अ नेल पॉलिश रिमूवर? ये क्वेश्चन तो आपके पास जाएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए। ठीक है, नेल पॉलिश में क्या पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। A gas thermometer is more sensitive than a liquid thermometer because gas is lighter than liquid. It expands more than a liquid. It is easy to obtain. Doesn't change state easily. तो जो गैस थर्मामीटर होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है बिकॉज वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है। इट एक्सपेंड मोर देन अ लिक्विड। जो गैस थर्मामीटर होता है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है, इस वजह से वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। In the atmosphere, ultraviolet rays are observed by oxygen, nitrogen, ozone. देखो हेलियम बताया था ना, एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेज किसके थ्रू ऑब्जर्व होती हैं? ओजोन लेयर के थ्रू ऑब्जर्व होती हैं। ठीक है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? लुइस, रॉबर्ट, लैंडस्ट्रेनर, एडवर्ड जेनर। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? डायमंड, वाटर, वैक्यूम, हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे तो वो क्या था, सॉलिड देन लिक्विड एंड द गैस। वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता था। अगर हम वेलोसिटी ऑफ द लाइट की बात कर रहे हैं वो क्या था, साउंड। और अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी जो सबसे ज़्यादा होती है वो आपकी किस में होती है? वैक्यूम में, देन वाटर, गैस और फिर रॉक सॉल्ट में होती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए याद रख लेना, सबसे ज़्यादा वैक्यूम में, फिर वाटर में, फिर आपका आता है ऑयल ऑफ टारपीन, इस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वैक्यूम में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़िएगा, अदरवाइज अपना 1 मार्क्स आप गवा दोगे। द प्रेजेंस इफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, हेपरिन और आपका है थर्मोब्लास्टिन। तो आंसर हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि हेपरिन की वजह से ही जो आपका ब्लड है वो आपका कोगुलेट करता है। ठीक है, acid rain is caused by the pollutant of the environment by carbon dioxide and nitrogen, carbon dioxide and carbon monoxide, ozone and carbon dioxide and nitrous oxide and sulfur dioxide. आंसर हो जाएगा आपका nitrous oxide and sulfur dioxide. Which of the following element is used as a solar cell? Silicon, सेरिमियम, एस्टेनाइन, वेनेडियम। तो सिलिकॉन जो सोलर सेल होता है वो आपका सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और अबंडेंट मात्रा में आपका अर्थ पे पाया जाता है। ठीक है, इसकी वजह से आपका सोलर सेल में आपका यूज़ होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर? मिथाइल, ऑरेंज, फिनॉफ्थलीन, टर्मरिक, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा टर्मरिक। फिनॉफ्थलीन आपका आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या काम करता है, आपका बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है आपका एसिड है या बेस है। जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक को याद रखो, अगर हल्दी का दाग है तो हल्दी को दाग में अगर आप बेस डालो, मतलब अगर आपका हल्दी के दाग पे बेस डालोगे, एग्जाम्पल इसको याद करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ये ध्यान रखो कि अगर आप वाइट कलर की शर्ट पहने हैं और उस पर आपकी सब्जी का दाग गिर गया, सब्जी में हल्दी जरूर होगी और आप उसको तुरंत साबुन से रगड़ने जाते हो ना, तो पहले वो रेड कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद वो बहुत रगड़ने के बाद वो दाग चला गया तो अच्छी बात है, बट पहला जो कलर आता है वो रेड कलर आता है। तो जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, वो बेस के साथ मिलकर आपका रेड कलर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि साबुन जो है वो आपका एसिडिक नहीं होकर बेसिक नेचर का है। Which of the following is a female sex hormone? Androgen, estrogen, oxytocin, insulin. Estrogen will be the right answer. ठीक है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो आपका एस्ट्रोजन होता है और इस तरीके से मेल में बोला जाए तो टेस्ट्रॉन होता है। गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ A, B, C, K। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो गोल्डन राइस है वो रिच सोर्स है विटामिन ए का। इसके अलावा कैरेट में भी विटामिन ए
सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ द फ्यूचर? कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, टाइटेनियम। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे टाइटेनियम। ठीक है, इसका आंसर मैंने बता दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड ही है, नहीं रिपीटेड नहीं है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट टाइम डाला है मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड द मेटल ऑफ द फ्यूचर? टाइटेनियम जो है ये आपका ईजी टू यूज़ है और मतलब लाइट इन वेट है, इसलिए इसको हम मेटल ऑफ द फ्यूचर कहते हैं। विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, विटामिन डी विल बी द आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली ये आपका जनरल साइंस का एमसीक्यू जो सीरीज़ थी ये आपके लिए यूज़फुल होगी। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल मत घबराओ, 4 दिन 5 दिन बचा हुआ है, कम टाइम मिला है रिवाइज करने का, बट इतना कंटेंट भी नहीं है कि आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे। बस आप कॉन्फिडेंस में पढ़ो और अपना मतलब जितनी भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। पुरानी प्लेलिस्ट की पुरानी सीरीज़ को ज़रूर से देखो, ऐसा नहीं है कि वो पुराना हो गया है, 3 महीने पुरानी ही है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैं उसी चीज़ को दोबारा पढ़ाऊँ, इससे बेटर है कि आप अपनी मैराथन क्लासेस और आपकी जो एमसीक्यू की सीरीज़ है 1 2 3 वो सब एक बार आप लगा डालो, रात को कान में लगा कर सुन लो, अपने आप रिवीजन होता रहेगा। एक एक टॉपिक से क्वेश्चंस बनाए गए हैं, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं जा सकता है आपके एग्जाम में। इतना करके जाओ, सिलेक्शन पक्का होगा। ऑल द बेस्ट, लास्ट 5 डेज अपने अच्छे से यूटिलाइज करना। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक का चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।